हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है अमित सिंह जी ने। अगर दोस्तों आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मसूरी में एक एकांत पहाड़ी पर बसा एक आलीशान घर। रात का वक्त था। एक लड़की घबराई हुई अपने बैग में सामान भर रही थी कि अचानक से लाइट जलने बुझने शुरू हो गई। उस लड़की ने घबराकर लाइट को देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी ये सब नहीं हो सकता, उस लड़की ने घबराकर कहा। और फिर जो भी सामान वो तब तक रख पाई थी, बस उसी सामान को लेकर अपने कमरे से निकल गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, वैसे ही लाइट चली गई और सब तरफ बिल्कुल अंधेरा छा गया। उस लड़की ने जल्दी से अपने कपकपाते हाथों से टॉर्च जलाई और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ओर तरफ बढ़ने लगी। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसने नीचे बैठी हुई एक औरत को देखा, जिसके सफेद बाल हर तरफ लहरा रहे थे। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? उस लड़की ने लगभग रोते हुए कहा। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही उल्टे कदम सीढ़ियों से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। वो लड़की घबराकर पीछे हट गई और अचानक ही वो औरत गायब हो गई। वो लड़की घबराकर सब तरफ देखने लगी। तभी उस लड़की की नजर दूर अंधेरे गलियारे पर पड़ी, जहाँ पर कोई बैठा हुआ रो रहा था। कौन है? उस लड़की ने रोते हुए कहा तो वो जो कोई भी था बिल्कुल चुप होकर खड़ा हो गया। इतने अंधेरे में भी उसकी आंख लाइट की तरह चमक रही थी। उस लड़की ने उस पर टॉर्च से रोशनी करना चाहा तो टॉर्च भी थोड़ी देर जल बुझकर बंद हो गई। वो साया धीरे धीरे अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लड़खड़ा सा रहा हो। उस लड़की ने जल्दी से उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ रुख किया तो वो औरत उसे फिर से सीढ़ियों से उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। वो लड़की घबराकर बालकनी की तरफ आ गई। उसने एक बार नीचे झांका और अपना सामान नीचे फेंक दिया। फिर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और खुद भी नीचे कूद गई। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती, एक फंदा लहराता हुआ आया और उस लड़की के गले में कस गया। वो लड़की थोड़ी तड़पी और फिर कट की आवाज से उस लड़की की गर्दन टूट गई और उसकी लाश वहीं लटकी रह गई। सुबह को एक गाड़ी उस घर के पास आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। वो फोन पर शायद किसी से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर उस लटकी हुई लाश पर पड़ी और उसके हाथ से फोन नीचे जा गिरा। हे मेरे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? उसने उस लाश को देखते हुए कहा। तभी लाश ने एक झटका सा लिया और फिर वो लाश जमीन पर आ गिरी। ये देखकर उस आदमी ने एक चीख मारी और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। 25 साल बाद एक नुमाइश जिसमें एक नीलामी हो रही थी। आइए आइए जरा देखिए इस घर को। मसूरी में एक पहाड़ी पर बसा ये आलीशान घर नीलामी के लिए तैयार है, जिसकी नीलामी बस 30 लाख रुपए से शुरू है। तो लगाइए दिल खोलकर बोली लगाइए। नीलामी करने वाले ने उस घर की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाते हुए कहा। 25 लाख रुपए एक आदमी ने बोली लगाई। 30 लाख रुपए दूसरे आदमी ने कहा। 50 लाख रुपए तीसरे आदमी ने बोली लगाते हुए कहा। 50 लाख तो कोई है और जो इससे ऊपर की बोली लगा सके? उस नीलामी करने वाले ने पूछा। कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, 80 लाख रुपए एक आदमी ने बोली लगाई तो सब लोग उस आदमी को देखने लगे। 80 लाख तो कोई है जो 80 लाख से ऊपर की बोली लगाए? उस नीलामी करने वाले ने पूछा। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो ये आलीशान घर जाता है। किसी ने आकर उस नीलामी करने वाले के कान में जाकर नाम बताया तो ये आलीशान घर जाता है रॉबिन डिसूजा को। उस नीलामी वाले ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। रॉबिन डिसूजा जो कि एक मशहूर कारोबारी थे, उन्होंने ये घर खरीदा था।
अगले दिन ही रॉबिन डिसूजा अपने पूरे परिवार के साथ उस घर के लिए निकल गए जो कि मसूरी में रहने वाले लोगों के बीच शापित घर के नाम से मशहूर था। रॉबिन डिसूजा और उसका परिवार दोपहर तक वहां पहुंच गया। उसके परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग थे। उनकी वाइफ लीना, उनकी 2 बेटी एनी और जेन, एक छोटा सा बेटा जेम्स और रॉबिन डिसूजा की मॉम शैली। वाओ, ये घर तो बहुत ही प्यारा है, एनी ने खुशी होते हुए कहा। सब लोग फिर उस घर में आ गए। वहाँ का केयर टेकर टॉम, जो अभी कुछ महीने पहले अपने पिता के गुजर जाने के बाद वहाँ लगा था, उसने घर की अच्छे से सफाई करवा दी थी। एनी और जेन, तुम दोनों को जो भी कमरा अच्छा लगे उसे अपने लिए ले लो। जाओ जेम्स, तुम भी जाओ, रॉबिन ने कहा तो तीनों बच्चे जल्दी से ऊपर चले गए। लीना, तुम मॉम को ले जाओ, कोशिश करना कि मॉम और हमारे लिए नीचे का ही कोई कमरा हो जाए। मैं इस घर को एक बार अच्छे से देखकर आता हूँ, रॉबिन ने कहा। ठीक है, लीना ने कहा और सैली को अपने साथ ले गई। रॉबिन बाहर आकर टॉम को आवाज देने लगा। थोड़ी ही देर में टॉम वहाँ आ गया। टॉम, जरा मुझे यहाँ का बेसमेंट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ कोई पुराना कबाड़ तो नहीं रखा, रॉबिन ने कहा। आइए सर, मेरे साथ आइए, टॉम ने कहा और रॉबिन उसके साथ साथ जाने लगा। टॉम रॉबिन को लेकर एक छोटे से कमरे में आ गया जिसमें से बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियाँ जा रही थी। दोनों उस बेसमेंट में आ गए। यहाँ कितना अंधेरा है, जरा रोशनी करो, रॉबिन ने कहा तो टॉम ने बल्ब जलाने के लिए स्विच ऑन किया, लेकिन बल्ब जला नहीं। क्या है ये सब, मैं तुम्हें इन सब के पैसे नहीं देता, रॉबिन ने डांटते हुए कहा। सॉरी सर, शायद यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया है, मैं बस अभी बल्ब लाकर इसे बदलता हूँ, टॉम ने हड़बड़ाते हुए कहा और जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चला गया। रॉबिन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली और वहाँ देखने लगा। तभी वहाँ अजीब सी स्मेल फैल गई। लगता है इसने जरूर यहाँ की सफाई नहीं करवाई है, रॉबिन ने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा। तभी उसे बेसमेंट के कोने से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी थी। रॉबिन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। उस बेसमेंट में बहुत सारा सामान फैला हुआ था। रॉबिन सामान को हटाता हुआ वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक बिल्ली कुछ अजीब सा खा रही है। जो बदबू उस बेसमेंट में फैली हुई थी वो वहीं से आ रही थी। उस बिल्ली ने गर्दन घुमाकर रॉबिन को देखा। उस बिल्ली की आंख चमक रही थी। रॉबिन घबराता हुआ पीछे हट गया। वो बिल्ली गुर्राकर रॉबिन को देखने लगी और फिर अचानक से ही उस बिल्ली ने रॉबिन के ऊपर छलांग लगा दी और रॉबिन ने उससे अपना चेहरा बचाने के लिए अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, टॉम ने आवाज दी तो रॉबिन ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखा तो वहाँ बल्ब की रोशनी हो गई थी। वहाँ स्मेल भी नहीं आ रही थी। वो बिल्ली कहाँ गई जो यहाँ पर थी, रॉबिन ने पूछा। सर, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई बिल्ली नहीं थी, टॉम ने कहा। शायद भाग गई होगी, रॉबिन ने कहा और फिर उस बेसमेंट को अच्छे से देखने लगा। यहाँ इतना सारा सामान कैसे, टॉम, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पुराना कोई भी सामान यहाँ नहीं चाहिए, फिर ये सब सामान यहाँ क्या कर रहा है, रॉबिन ने नाराज होते हुए पूछा। सर, इस घर की सफाई में इतना ज्यादा वक्त लग गया था कि मुझे जल्दीबाजी में सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवाना पड़ा। बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैं इसे जल्दी से जल्दी हटवा दूंगा, टॉम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। रॉबिन ने कुछ नहीं कहा। वो उन सामानों को देखने लगा। उनमें से कुछ सामान कीमती लग रहे थे। अभी रुक जाओ टॉम, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इस सामान का क्या करना है, रॉबिन ने कहा। ठीक है सर, टॉम ने कहा। फिर रॉबिन वापस ऊपर आ गया। लीना किचन में कुछ काम कर रही थी। रॉबिन किचन में आ गया। लीना, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। और सुनो बच्चों को नीचे बेसमेंट में मत जाने देना, वहाँ बहुत सारा सामान फैला हुआ है। वैसे तुम वहाँ जाकर देख सकती हो, वहाँ कुछ सामान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कीमती हो, रॉबिन ने कहा। ठीक है रॉबिन, मैं देख लूंगी, लीना ने अपने काम में लगे हुए कहा। रॉबिन ने अपना सिर हल्के से हिलाया और फिर चला गया। किचन का काम निपटाकर लीना बच्चों को देखने के लिए जाने लगी कि तभी उसे कमरे में से कुछ आवाज आई।
लीना आवाज सुनकर वहाँ रुक गई और उस कमरे में घुस गई। ये कमरा तो बेसमेंट में जाता है। रॉबिन ने भी मुझसे बेसमेंट में सामान देखने के लिए कहा था, लीना ने कहा और फिर बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियों से उतरने लगी। बेसमेंट में पहुंचकर लीना ने स्विच ऑन करके रोशनी की और बेसमेंट का सामान देखने लगी। रॉबिन सही कह रहा था, यहाँ तो बहुत सारा सामान है, लीना ने कहा और फिर सामान देखने लगी। लीना ने सामने रखे एक रेडियो उठाया तो एकदम से उसका दिल धक से हो गया। उस रेडियो के पीछे एक मूर्ति सी रखी हुई थी जो सिर से पांव तक एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। लीना ने एक झलक उस मूर्ति को देखा और फिर सामान को देखने लगी। तभी खट की आवाज हुई और लीना को एहसास सा हुआ कि उस मूर्ति से ये आवाज आई है। लीना ने घबराकर उस मूर्ति को देखा तो उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई थी। लीना हिम्मत करके उस मूर्ति से कपड़ा हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी कि तभी उसे अपने पीछे से हंसने की आवाज आई और लीना ने चौंक कर पीछे देखा और फिर पलटकर उस मूर्ति की तरफ देखा तो वो मूर्ति वहाँ नहीं थी। लीना के शरीर में ठंडी सी लहर दौड़ गई। लीना जल्दी से उस बेसमेंट से निकली और उस कमरे के दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ, इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है, लीना ने खुद को समझाते हुए कहा। शाम को सब इकट्ठे हो गए। वो लोग रोज शाम को प्रेयर करते थे, तो फिलहाल के लिए लीना ने डाइनिंग रूम में एक जगह क्रॉस और कुछ तस्वीर रखकर कैंडल जला ली थी। ठीक है बच्चों, अब सब गॉड से प्रेयर करोगे, लीना ने कहा। गॉड हमें ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग देते रहना, लीना ने कहा। बाकी सबने भी उसके पीछे पीछे यही सब दोहराया। तभी एक झटके में वो सारी कैंडल बुझ गई और सारी लाइट भी एक एक करके बुझने लगी। बस उनके सिर के ऊपर की एक लाइट बची थी, वो भी बार बार जलने बुझने लगी थी और फिर वो भी बुझ गई और सब तरफ अंधेरा हो गया। सब तरफ इतना अंधेरा देखकर बच्चे घबरा गए थे और लीना से चिपट गए थे। रॉबिन ने जल्दी से टॉम को आवाज दी और थोड़ी ही देर में टॉम टॉर्च लेकर वहाँ आ गया। टॉम देखो जरा लाइट को, क्या हुआ है, रॉबिन ने कहा। सर मैं वही चेक कर रहा हूँ, बस थोड़ी ही देर में लाइट आ जाएगी, टॉम ने कहा और वहाँ से चला गया। घबराओ नहीं बच्चों, लाइट बस आने ही वाली है, लीना ने तीनों बच्चों से कहा। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। लाइट आने पर लीना ने देखा कि वो क्रॉस उल्टा हो गया है। रॉबिन वो क्रॉस, लीना ने घबराकर इशारा करके कहा। और लगता है कि इसकी कील निकल गई है, इसलिए ये ऐसा हो गया है, फिक्र ना करो, मैं इसे अभी ठीक करवा देता हूँ, रॉबिन ने कहा। लेकिन लीना के दिल में एक डर बैठ गया था। रात को रॉबिन और लीना अपने कमरे में थे। रॉबिन मुझे लगता है कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ अजीब है। आज मैं नीचे बेसमेंट में भी गई थी तो वहाँ भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लीना ने रॉबिन को बताया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जब हम पहली बार ऐसे खाली घर में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है। वैसे फिक्र ना करो, 2-4 दिन में जब तुम्हें घर में रहने की आदत पड़ जाएगी तो सब ठीक लगेगा, रॉबिन ने समझाते हुए कहा। लेकिन लीना कुछ कहना चाह रही थी कि तभी रॉबिन का फोन बजने लगा। रॉबिन फोन को सुनता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लीना अलमारी के अंदर कपड़े को रख रही थी कि तभी उसे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ आहट सी लगी और लीना खिड़की के पास आकर देखने लगी। वहाँ कुछ नहीं था। लीना ने फिर खिड़की को खोला और देखने लगी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। लीना ने अपने सिर पर हाथ मारा और फिर खिड़की को बंद करने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की में लगे शीशे पर पड़ी, जहाँ से उसका बिस्तर साफ दिखाई दे रहा था। एक सफेद चादर ओढ़े वहाँ कोई बैठा था। लीना घबराकर उसे देखने लगी। उस चादर के अंदर से ही किसी ने गर्दन घुमाकर लीना की तरफ देखा और फिर उठकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। लीना भी जल्दी से उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लीना ने थोड़ा आगे जाकर देखा, लेकिन उसे कोई भी सफेद चादर में नहीं दिखाई दिया। लीना फिर वापस लौटने के लिए पलटी की वही सफेद चादर ओढ़े कोई उसके सामने खड़ा था। यहाँ से चले जाओ, उस सफेद चादर वाले ने भारी आवाज में कहा। लीना ने हिम्मत करके उसकी चादर खींच ली, लेकिन चादर के नीचे कोई भी नहीं था। लीना ये देखकर
चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर रॉबिन वहाँ भागता हुआ आया। क्या हुआ है तुम्हें लीना, तुम चीख क्यों रही थी? रॉबिन ने पूछा। वो चादर के नीचे कोई भी नहीं था, लीना ने घबराते हुए कहा। चादर? कौन सी चादर? रॉबिन ने हैरानी से पूछा। ये मेरे हाथ में जो है। लीना ने अपना हाथ आगे किया तो उसमें कुछ भी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो चादर मेरे हाथ में ही थी जब मैंने उसे उतारा था। लीना ये कहकर और भी ज्यादा घबराने लगी। रॉबिन ने उसे अपने गले से लगा लिया। जस्ट रिलैक्स, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी दवाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए, रॉबिन ने कहा। रॉबिन की बात सुनकर लीना पीछे हट गई। रॉबिन, आपको लगता है कि मुझे फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं? लीना ने पूछा। लीना, तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब चलो अंदर चलते हैं, रॉबिन ने कहा और लीना का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। अगले दिन उन लोगों का कुत्ता जेफ भी वहाँ आ गया। तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। लीना की तबीयत ठीक नहीं थी तो रॉबिन घर से ही सारा काम कर रहा था। रॉबिन नीचे एक कमरे में, जिसे उसने अपने ऑफिस बना रखा था, उसमें बैठा हुआ काम निपटा रहा था। जेफ उसी के पास बैठा हुआ था। अचानक से जेफ ने कमरे से बाहर देखकर भौंकना शुरू कर दिया। रॉबिन ने अपनी चेयर पर बैठे हुए बाहर की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जेफ, क्या हुआ? कोई नहीं है बाहर, रॉबिन ने कहा। लेकिन जेफ उठा और कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर भौंकना शुरू कर दिया। रॉबिन अपनी चेयर से उठकर कमरे से बाहर झांकने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जेफ फिर जल्दी से भागता हुआ उसी कमरे में घुस गया जिसके अंदर से वो बेसमेंट जा रहा था। रॉबिन भी जल्दी से जेफ के पीछे पीछे उसी कमरे में आ गया। जेफ के भौंकने की आवाज उसी बेसमेंट में से आ रही थी। रॉबिन धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर उस बेसमेंट में जाने लगा। रॉबिन ने बेसमेंट में आकर देखा तो जेफ एक दीवार पर भौंके जा रहा था और साथ में अपने पंजे से दीवार पर खरोंच मार रहा था। रॉबिन की नजर उस दीवार पर पड़ी जो कि एक कच्ची दीवार थी। अजीब बात है, बाकी दीवार सब ठीक बनी हुई है, लेकिन ये दीवार ही ऐसी क्यों है? रॉबिन ने खुद से पूछा और फिर जेफ की चैन पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा। जेफ, चलो यहाँ से, रॉबिन ने जेफ की चैन खींचते हुए कहा। जेफ ने अपनी गर्दन घुमाकर रॉबिन को देखा। जेफ की आंख चमक रही थी। वो रॉबिन की तरफ गुर्राता हुआ बढ़ने लगा। रॉबिन के हाथ से जेफ की चैन छूट गई और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जेफ भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके दांत इस वक्त बहुत भयानक लग रहे थे। रॉबिन फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा और जेफ भौंकता हुआ रॉबिन का पीछा करने लगा। रॉबिन ने जल्दी से उस कमरे से निकलकर उसका दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया और हांफने लगा। अंदर से जेफ के भौंकने और दरवाजे को खरोचने की आवाज आ रही थी, जो थोड़ी ही देर में आनी बंद हो गई। रॉबिन ने फिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो जेफ अपनी पूंछ हिलाता हुआ चुपचाप बाहर आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। अजीब बात है, रॉबिन ने खुद से कहा और फिर जेफ उस कमरे की तरफ देखता हुआ वापस कमरे में आकर काम करने लगा। अगले दिन लीना की तबीयत काफी बेहतरीन लग रही थी। वो अपने कमरे से उठकर नीचे आ गई। रॉबिन नीचे ही था। उसने लीना को देखा तो उसके पास आ गया। लीना, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? रॉबिन ने पूछा। अब काफी बेहतर लग रहा है, लीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे मार्केट में कुछ काम है तो वहाँ जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहाँ घूमोगी तो तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा, रॉबिन ने कहा। हाँ, मैं भी चाहती थी कि यहाँ की मार्केट में घूम कर आऊँ। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, लीना ने कहा और तैयार होने के लिए चली गई। लीना थोड़ी ही देर में तैयार होकर नीचे आ गई और फिर वो दोनों मार्केट के लिए निकल गए। रॉबिन को कुछ काम था तो वो लीना को मार्केट में छोड़कर एक होटल में चला गया। लीना इतनी मार्केट में घूमने लगी और घूमते हुए उसकी नजर एक पुरानी
हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर पड़ी और वो उस दुकान के अंदर आ गई। वहाँ तरह तरह के अच्छे सामान थे, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस दुकान में घूमते घूमते लीना की नजर वहाँ रखी वैसे ही एक मूर्ति के ऊपर पड़ी जैसे उसने अपने घर के बेसमेंट में देखी थी। लीना उस मूर्ति को देखकर घबरा सी गई और वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि उसके सामने एक आदमी आ गया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने पूछा। उस आदमी को देखकर लीना की घबराहट थोड़ी कम हुई। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? लीना ने अपने सूखते हुए गले से पूछा। हाँ बिल्कुल, आप वहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ, एडवर्ड ने सीट की तरफ इशारा करके कहा। लीना सीट पर आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो एडवर्ड लीना के लिए पानी ले आया। लीना ने एक ही सांस में पानी का गिलास खाली कर दिया। थैंक यू, लीना ने कहा। एडवर्ड लीना के चेहरे को गौर से देखने लगा। आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एडवर्ड ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे आप ये बता सकते हैं कि वो मूर्ति आपके पास कहाँ से आई? लीना ने उस मूर्ति की तरफ इशारा करके पूछा। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वैसे आपने उस मूर्ति के बारे में क्यों पूछा? एडवर्ड ने पूछा। क्योंकि ऐसी ही एक मूर्ति मैंने अपने घर के बेसमेंट में देखी थी, लीना ने जवाब दिया। लीना की बात सुनकर एडवर्ड चौंक पड़ा। आप रहती कहाँ पर हैं? एडवर्ड ने पूछा। यहाँ से बाहर जो अकेली पहाड़ी है उस पर जो घर बना है वो हमारा ही है, लीना ने बताया। ओ मुझे समझ जाना चाहिए था, एडवर्ड ने गहरी सांस लेकर कहा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको उस घर के बारे में अच्छे से जानते हैं, लीना ने कहा। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, मुझे तो छोड़िए, आप पूरी मंसूरी में उस घर के बारे में सुन सकती हैं। लोग उस घर को शापित घर कहते हैं, एडवर्ड ने बताया। एडवर्ड की बात सुनकर लीना के चेहरे पर आतंक सा छा गया। ये आप क्या कह रहे हैं? लीना ने घबराकर कहा। माफ कीजिएगा, मेरा आपको डराने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो घर है ही ऐसा, आपको वो घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन शायद नहीं, अब वहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं, एडवर्ड ने सोचकर कहा। लीना उठ खड़ी हुई। मुझे अब चलना चाहिए, लीना ने कहा। ये मेरा कार्ड है, अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर फोन करना, एडवर्ड ने लीना को अपना कार्ड देते हुए कहा। लीना ने वो कार्ड ऐसे ही अपनी पर्स में रख लिया और उस दुकान से निकल गई। लीना के जाते ही एडवर्ड ने अपनी अलमारी से जल निकालकर दरवाजे पर छिड़का और फिर उस मूर्ति पर छिड़ककर काले कपड़े से ढककर उसे बक्से में बंद करके रख दिया। मार्केट से वापस आते हुए लीना के दिमाग में वही सब बात चल रही थी। रॉबिन, क्या इस घर को सब शापित घर कहते हैं? लीना ने रॉबिन से पूछा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे दिमाग में ये सब बात डालता कौन है? ये सब बात बच्चों के सामने करने की जरूरत नहीं है, रॉबिन ने नाराज होते हुए कहा। लीना ने फिर कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर लीना गाड़ी से उतरी और उसकी सबसे पहली नजर घर पर ही पड़ी। शापित घर, लीना के मुंह से निकला। तभी उसकी नजर ऊपर वाली खिड़की पर पड़ी जहाँ से कोई लीना को घूर रहा था। लीना जल्दी से घर के अंदर आकर फिर उस कमरे में आ गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? लीना ने परेशान होकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। उसी दिन शाम में रॉबिन की मॉम अपने कमरे में सोई हुई थी। उन्हें जल्दी सोने की आदत थी। सोते हुए अचानक से उनका दम सा घुटने लगा। उन्होंने अपनी आँख खोली तो कोई उनका गला दबा रहा था। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो हाथ उनकी गर्दन पर कसता जा रहा था। रॉबिन की मॉम ने जैसे तैसे कोशिश करके खुद को छुड़वाया और फिर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन पीछे से एक फंदा आया और वो पीछे की तरफ खिंच गई और कुछ ही देर में उनकी लाश पंखे से लटकने लगी। रात बढ़ती ही जा रही थी और जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजाए तो वैसे ही उस घर में लगे हुए क्रॉस एक एक करके उल्टे होने शुरू हो गए।
एनी और जेन दोनों अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उनके कमरे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। वो दस्तक इतनी तेज थी कि एनी और जेन की आंख अचानक से खुल गई। कौन है? जेन ने आवाज देकर कहा, लेकिन बाहर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जेन धीरे से अपने बिस्तर से उठी। दीदी वहाँ मत जाओ, एनी ने घबराते हुए कहा। एनी की बात सुनकर जेन भी वापस लौट गई। दोनों घबराकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। जेन ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी उनके कमरे का दरवाजा चर की आवाज करता हुआ धीरे से खुल गया और एनी चीखती हुई जेनी के पास बिस्तर पर आ गई। एनी डरो मत, कुछ नहीं है, जेनी ने घबराते हुए कहा। उस दरवाजे के खुलते ही कमरे में एक दुर्गंध फैलने लगी थी। दोनों ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। तभी बाहर से एक बिल्ली भागती हुई आई और उनके बिस्तर के नीचे घुस गई। बिल्ली, ये दरवाजा जरूर बिल्ली ने ही खोला होगा और अब वो हमारे बिस्तर के नीचे है, जेनी ने कहा और फिर उस बिल्ली को देखने के लिए बिस्तर से नीचे झांककर देखने लगी कि तभी बिस्तर के नीचे से 2 हाथ निकले और जेनी को नीचे खींचने लगे। एनी मुझे बचाओ, जेनी ने चिल्लाकर कहा। एनी ने हिम्मत की और जेनी के पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी। थोड़ी ही देर में अंदर से वो हाथ गायब हो गया और जेनी और एनी बिस्तर से नीचे आ गिरी। दोनों फिर घबराती हुई उस कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और कमरे से बाहर निकल गई। लीना अपने बिस्तर पर सो रही थी। सोते सोते अचानक से ही उसकी नींद खुल गई। उसने उठकर लाइट ऑन की और उसके बाद जैसे ही उसकी नजर अपने बिस्तर पर पड़ी तो उसके खून में एक सर्द लहर दौड़ गई। एक लड़की बिस्तर पर पड़ी थी जिसके गले में गहरा निशान पड़ा हुआ था। लीना को देखते ही वो लड़की उठ गई और लीना के करीब आकर उसने अपनी आंख खोल दी। भाग जाओ, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगी, उस लड़की ने जैसे ही ये कहा, लीना चीखती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने बाहर आकर देखा तो उसके सामने ही उस लड़की ने फंदा लगाया और लटक गई। कट की आवाज आई और उस लड़की की गर्दन एक तरफ झूल गई। लीना अपने बेकाबू हुई धड़कनों को काबू करती हुई उसके करीब जैसे ही आई वैसे ही वो फंदा टूट गया और वो लड़की लीना के ऊपर जा गिरी। भाग जाओ, उस लड़की ने कहा और लीना ने उसे धक्का दिया और चीख मारती हुई दूसरी तरफ भाग खड़ी हुई। दूसरी तरफ से एनी और जेनी भागती हुई आ रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही लीना को देखा तो वो लीना को आवाज देने लगी, मॉम, वो हमारे कमरे में कोई है। जेनी ने घबराते हुए कहा, क्या? तुम फिक्र मत करो बच्चों, बस मेरे साथ ही रहना, लीना ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वैसे तुम्हारा भाई जेम्स कहाँ है? लीना ने चिंता करते हुए पूछा। मॉम, वो अपने कमरे में ही है, एनी ने कहा। तुम दोनों नीचे अपने डैड के पास जाओ, मैं जेम्स को लेकर आती हूँ। लीना ये कहकर जेम्स के कमरे की तरफ बढ़ गई। जेम्स अपने कमरे में सोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कमरे में रखे सारे खिलौने एक साथ बजने लगे। जेम्स घबराकर उठ गया और उन खिलौनों को देखने लगा। एक गुड्डा चलता हुआ जेम्स के बिस्तर के नीचे घुस गया। जेम्स ने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे देखा तो एक औरत उसके बिस्तर के नीचे छुपी हुई बैठी थी और वो गुड्डा उसी के हाथ में था। मेरी लाडो, ये कहकर वो औरत उस गुड़िया के सिर पर हाथ फेरने लगी और फिर उस गुड्डे की गर्दन पकड़कर तोड़ दी और फिर वो औरत अपनी गर्दन घुमाकर जेम्स को देखने लगी। मॉम, जेम्स चिल्लाकर बिस्तर पर बैठ गया। उस औरत के बड़े पंजे धीरे धीरे बिस्तर से ऊपर आने लगे थे। तभी दरवाजा खुला और लीना बाहर से आ गई। जेम्स, थैंक गॉड तुम ठीक हो, लीना ने कहा और जेम्स को अपनी गोद में उठाकर नीचे की तरफ आ गई। रॉबिन अभी भी नीचे वाले कमरे में बैठा हुआ काम निपटा रहा था। तभी एनी और जेनी दौड़ती हुई वहाँ आ गई। डैड, कोई खतरनाक चीज हमारे कमरे में आ गई है, जेनी ने घबराते हुए कहा। डरावनी चीज? एक तो मैंने तुम बच्चों को हमेशा मना किया होगा कि कोई भी ऐसी डरावनी फिल्म या नाटक मत देखा करो।
इसी वजह से तुम लोगों को डर लग रहा होगा। रॉबिन ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। डैड, आप हमारी बातों का विश्वास करें, हम दोनों सच कह रहे हैं, एनी ने जोर देते हुए कहा। तुम्हारी मॉम कहाँ है? रॉबिन ने पूछा। मॉम भी जेम्स को लेकर नीचे आ रही हैं, जेनी ने बताया। पीछे से लीना जेम्स के साथ वहाँ आ गई। लीना, ये सब क्या है? रॉबिन ने झलकते हुए लीना से पूछा। ये सब सच है रॉबिन, इस घर में जरूर कुछ है, लीना ने घबराते हुए कहा। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आओ जरा मुझे दिखाओ कौन सा भूत यहाँ आ गया है, रॉबिन ने लीना का हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहा। एनी, जेन, तुम दोनों इस कमरे से बाहर मत निकलना और जेम्स का भी अच्छे से ख्याल रखना, मैं बस अभी आ रही हूँ, लीना ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा। उसके बाद लीना रॉबिन के साथ ऊपर आ गई। रॉबिन पहले लीना के कमरे में आया और फिर बच्चों के कमरे में आया। लो देख लो अपनी आंखों से, है यहाँ कुछ? यहाँ कुछ भी नहीं है, पता नहीं तुम लोगों को क्या क्या दिखाई देता है, रॉबिन ने नाराज होते हुए कहा। लेकिन, लीना ने मायूसी से कहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब चलो नीचे चलते हैं, रॉबिन ने कहा और लीना को साथ लेकर कमरे से निकला ही था कि तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। रॉबिन ने चौंक कर लीना को देखा और फिर धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। रॉबिन ने वॉशरूम का दरवाजा जल्दी से खोलकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस पानी की टंकी खुली हुई थी। ये पानी की टंकी भी कोई बंद नहीं करता, ये कहकर रॉबिन उस टंकी को बंद करके वापस आ रहा था कि अचानक वो फिसलकर नीचे गिर पड़ा। रॉबिन, लीना ये कहकर आगे बढ़ी ही थी कि वॉशरूम का दरवाजा एक झटके में ही बंद हो गया। लीना वॉशरूम का दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देने लगी। रॉबिन, तुम ठीक तो हो ना? लीना ने चिल्लाकर कहा और साथ ही वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। उधर रॉबिन अंदर से वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक वहाँ अंधेरा हो गया। ये लाइट कैसे बुझ गई? रॉबिन ने कहा। उसके माथे पर अब पसीने की बूंद दिखाई देने लगी थी। रॉबिन फिर धक्का मारकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। कोई नहीं बचेगा, रॉबिन के कान के पास एक सरसराहट सी होकर गुजर गई। रॉबिन ने गर्दन घुमाकर देखा तो उसे अपने से कुछ दूर दो चमकदार आंख दिखाई दी जो लाइट की तरह चमक रही थी। उसे देखकर रॉबिन ने और भी जल्दी जल्दी दरवाजे पर धक्का मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आंख उस अंधेरे में रॉबिन के पास आती जा रही थी। गॉड प्लीज ये दरवाजा खुल जाए, रॉबिन बड़बड़ाए जा रहा था। वो आंख जैसे ही रॉबिन के करीब आई वैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और रॉबिन जल्दी से बाहर निकलकर लीना से लग गया। चलो यहाँ से जल्दी निकलो, ये कहकर रॉबिन लीना का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहाँ जितनी पेंटिंग लगी हुई थी वो सब एक एक करके गिरकर चकनाचूर होने लगी। वो दोनों जल्दी से वहाँ आ गए जहाँ तीनों बच्चे थे। लीना, तुम यहीं बच्चों के पास रहो, मैं मॉम को और लेकर आता हूँ, रॉबिन ने कहा और फिर जल्दी से अपनी मॉम के कमरे पर पहुँचा और दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी मॉम फंदा लटकाई हुई थी। रॉबिन को ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मॉम, रॉबिन ये कहकर आगे बढ़ा ही था कि उसकी मॉम फंदे समेत नीचे फर्श पर आ गिर पड़ी और तभी कहीं से आवाज आई, भाग जाओ, और रॉबिन उल्टे पैर कमरे से बाहर भाग गया। बाहर आकर रॉबिन ने टॉम को आवाज देने लगा। टॉम कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ, रॉबिन चिल्लाने लगा, लेकिन टॉम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। टॉम, रॉबिन एक बार फिर चिल्लाया। तभी पास की एक खिड़की से एक बड़ी सी गेंद सी उछलती हुई उसके पास आ गिरी। रॉबिन ने जब उसे ध्यान से देखा तो वो टॉम की कटी हुई गर्दन थी। रॉबिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और वापस लीना और बच्चों के पास उस कमरे में आ गया और कमरे को अंदर से बंद करके बैठ गया। सब सिकुड़े हुए कमरे के एक कोने में बैठे हुए थे। रॉबिन ने पुलिस को फोन मिलाकर सारी बात बता दी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी पुलिस यहाँ आ जाएगी, रॉबिन ने लीना को दिलासा देते हुए कहा। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार वार हुआ। लगता था जैसे कोई दरवाजे पर हथौड़ा मार रहा हो। सब और भी ज्यादा घबरा गए थे।
तभी दरवाजे पर एक वार और हुआ और दरवाजे की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा और रॉबिन ने उसमें से वो चमकदार कुल्हाड़ी देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गॉड, हमारी मदद करो, रॉबिन ने लगभग रोते हुए कहा। घड़ी ने तभी सुबह के 4 बजाने का घंटा बजाया और अचानक उस दरवाजे पर होने वाली आवाज शांत हो गई, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई दरवाजे को खोलने की। सुबह की सूरज की रोशनी जब धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई तो रॉबिन ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ की हालत देखकर उसे खौफ सा होने लगा था। वहाँ की हर एक चीज बिखरी हुई पड़ी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि सही सलामत हो। तभी रॉबिन को अपनी मॉम की याद आ गई और वो भागकर उनके कमरे की तरफ गया और उसने कमरा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मॉम की बॉडी तो मैंने कल अपनी आंखों से देखी थी, अब कहाँ गई वो, रॉबिन को हैरानी हो रही थी। कुछ सोचकर रॉबिन बाहर आया और उसने टॉम को ढूंढने लगा, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी टॉम का पता नहीं चल सका। रॉबिन वापस अंदर आ गया। लीना, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं पुलिस के आने का अब और इंतजार नहीं करूँगा, रॉबिन ने कहा। मॉम कहाँ पर हैं? लीना ने पूछा। मैंने रात मॉम और टॉम दोनों की ही लाश देखी थी, लेकिन अब मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन उन दोनों की लाश का कहीं पता नहीं है। ऊपर से रात से जेफ भी पता नहीं कहाँ चला गया है। यहाँ जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक हो सकता है, रॉबिन ने परेशान होकर कहा। रॉबिन, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारा सामान यहाँ पर है उसका क्या? लीना ने पूछा। सब यही छोड़ दो, बाद में मैं सारा सामान वापस मंगवा लूंगा, अब चलो, रॉबिन ने कहा। सब फिर उस घर से बाहर निकल आए और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रॉबिन उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड तेज रखी हुई थी, लेकिन उसे आगे जाकर गाड़ी रोक देनी पड़ी। आगे एक बड़ा जाम लगा हुआ था। रॉबिन उस जाम को देखकर जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसे देखने लगा। थोड़ा आगे जाकर रॉबिन ने पूछताछ की तो पता चला कि आगे लेड स्लाइड की वजह से 2-3 जगह से सड़क टूट गई है, जिसे खुलने में 2-3 दिन लग जाएंगे। रॉबिन ये सुनकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हुआ रॉबिन, ये जाम कैसा है? लीना ने पूछा। लैंड स्लाइड, हमें वापस उसी घर में जाना होगा, रॉबिन ने कहा। नहीं, उस घर में बिल्कुल भी नहीं, लीना ने घबराते हुए कहा। लीना, समझने की कोशिश करो, हम 2-3 दिन यहाँ इस गाड़ी में नहीं रुक सकते, और बच्चों का क्या? रॉबिन ने समझाते हुए कहा। और जरा सोचो, इन 2-3 दिनों में वो घर हमें जिंदा छोड़ देगा? लीना ने पूछा। हम एक जगह इकट्ठे रहेंगे और कोई भी इधर उधर अकेले नहीं जाएगा। वैसे भी उस घर में वापस जाने के अलावा हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है। यहाँ आसपास कोई होटल भी तो नहीं है, रॉबिन ने कहा। लेकिन, लीना ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं गाड़ी घर की तरफ मोड़ रहा हूँ, रॉबिन ने कहा और गाड़ी वापस घर की ओर मोड़ ली। घर पहुंचकर उन लोगों ने अपने और बच्चों के रहने का इंतजाम एक कमरे के अंदर कर लिया और जितने भी पवित्र चीज क्रॉस थे सब उन्होंने उसी कमरे में लगा दिए। दीदी, हम वापस घर आ गए, क्या ये घर हमें मार देगा? एनी ने डरते हुए जेनी से पूछा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉम डैड हमारे साथ में हैं, और फिर तुम इतनी बहादुर भी तो हो, जेनी ने समझाया। लीना ने अपने पर्स में से दवाई निकाल कर रखी थी कि एक कार्ड उसके पर्स से निकलकर नीचे फर्श पर जा गिरा। लीना ने नीचे झुककर उस कार्ड को देखा तो उसे एडवर्ड के बारे में याद आ गया। लीना उस कार्ड को जल्दी से रॉबिन के पास ले आई। रॉबिन, देखो, ये कार्ड देखो, ये एडवर्ड का कार्ड है, ये वही है जिसकी दुकान पर मैं उस दिन गई थी। इसी ने बताया था कि ये घर शापित है, लीना ने कहा। तो तुम्हें लगता है कि ये हमारी मदद करेगा? रॉबिन ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमारी मदद जरूर करेगा, लीना ने ये कहकर एडवर्ड को फोन लगा दिया। हेलो मिस्टर एडवर्ड बात कर रहे हैं? लीना ने पूछा। जी मैं कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? एडवर्ड ने पूछा। मैं लीना बात कर रही हूँ, उस दिन आपकी दुकान पर आई थी, वो शापित घर, लीना ने याद दिलाते हुए कहा।
मिस लीना, मुझे सब याद है। आपने मुझे फोन किया है तो इसका जरूर यही मतलब है कि आप लोगों को मदद की जरूरत है। एडवर्ड ने कहा। आप सब जानते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए, लीना ने कहा। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे वहां आने से पहले कुछ तैयारी करनी होगी। मैं कल आप लोगों के पास आता हूँ। तब तक आप लोग एक जगह ही रहने की कोशिश करना। शाम होते ही खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना और रात को कोई भी आपको आवाज दे तो उसका जवाब मत देना। सब बातों को अच्छे से ध्यान रखना। एडवर्ड ने फोन काट दिया। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे उन लोगों के मन में एक डर सा बैठने लगा। रॉबिन ने अपनी गन भी अपने पास रख ली थी। रात में सभी गहरी नींद में थे। जेम्स की अचानक नींद खुल गई। दरवाजे के बाहर से जेफ के भौंकने की आवाज आ रही थी। जेम्स उठकर दरवाजे के पास आ गया। जेफ, क्या तुम बाहर हो? जेम्स ने धीरे से पूछा। जेफ बाहर से लगातार भौंके जा रहा था। रुको, मैं तुम्हें अंदर ले आता हूँ, जेम्स ने कहा और उस कमरे का दरवाजा खोलकर जेफ को देखने लगा। जेफ, तुम कहाँ हो? जेम्स ने आवाज लगाई। तभी उसकी नजर एक तरफ पड़ी जहाँ जेफ खड़ा था। उसकी आंख लाइट की तरह चमक रही थी और वो जेम्स को देखकर गुर्रा रहा था। जेम्स उसे देखकर घबराकर पीछे हटने लगा। तभी जेफ उसकी तरफ झपटा। मॉम, डैड, जेम्स चिल्लाकर उनकी तरफ भागा। लेकिन इतने में ही जेफ ने जेम्स का पैर अपने जबड़ों में भर लिया। जेम्स पूरी ताकत से चिल्लाया। जेम्स की चीख सुनकर रॉबिन की आंख खुल गई। वो जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर आ गया और उसकी नजर जेफ पर पड़ी जो जेम्स का पैर पकड़कर खींच रहा था। रॉबिन ने जेफ पर गन से फायर कर दिया और जेफ एक तरफ गिरकर शांत हो गया। रॉबिन भागकर जेम्स के पास पहुंचा। पीछे से लीना भी वहां आ गई। जेम्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लीना ने जेम्स का सिर सहलाते हुए कहा। तभी उसकी नजर जेम्स के पैर के जख्म पर पड़ी। रॉबिन, जाओ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ, लीना ने घबराते हुए कहा। रॉबिन जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए चला गया। इतने में ही लीना को एक तेज धक्का लगा और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो गई और जेम्स एक तरफ को घसीटता हुआ चला गया। लीना, जेम्स, रॉबिन चिल्लाया। रॉबिन भागकर जेम्स के पीछे भागा जो बेसमेंट की तरफ खींचता हुआ जा रहा था। रॉबिन जल्दी से बेसमेंट में पहुंचा तो जेम्स उस कच्ची दीवार से लगा हुआ खड़ा था। डैड, मुझे बचा लीजिए, जेम्स ने रोते हुए कहा और तभी उस दीवार में से दो हाथ निकले और जेम्स एक तेज चीख के साथ उस दीवार में समा गया। जेम्स! रॉबिन जल्दी से उस दीवार पर पहुंचा और वहां से एक रोड उठाकर उस दीवार पर मारता चला गया, लेकिन वो दीवार टस से मस नहीं हुई। जेम्स! रॉबिन ने रोते हुए कहा और उस दीवार से लगकर बैठ गया। रात भर रॉबिन उस दीवार से लगा हुआ बैठा रहा। उसकी आंख पथरा गई थी। सुबह को जब लीना को होश आया तो उसने देखा कि जेनी और एनी उससे लगकर सो रही थी। लीना उठ गई और उसके साथ ही जेनी और एनी की नींद भी टूट गई। रॉबिन और जेम्स कहाँ पर हैं? लीना ने सब तरफ देखते हुए पूछा तो जेनी ने लीना को सब बता दिया। लीना जल्दी से बेसमेंट की तरफ भाग गई। लीना ने बेसमेंट में जाकर देखा तो रॉबिन ऐसे ही दीवार से लगा हुआ सोने तक रहा था। रॉबिन, क्या हुआ तुम्हें? लीना ने पूछा। रॉबिन ऐसे ही चुप बैठा रहा। रॉबिन, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? लीना ने रॉबिन को झिझोड़ते हुए पूछा। वो दीवार ने जेम्स को निगल लिया, रॉबिन ने कहा। क्या? जेम्स को दीवार ने निगल लिया? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? लीना हैरानी से उस दीवार को देखने लगी। नहीं, मेरे जेम्स को कुछ नहीं हो सकता। मैं जेम्स को इस दीवार से बाहर जरूर निकालूंगी, लीना ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और उस दीवार को तोड़ने के लिए कुछ देखने लगी। लीना, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इस दीवार को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये दीवार नहीं टूट रही है। लगता है कि हमने जेम्स को हमेशा के लिए खो दिया है, रॉबिन ने अफसोस के साथ कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जेम्स को कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर लीना फूट फूट कर रोने लगी।
लीना हिम्मत से काम लो, देखो सुबह भी हो गई है, वो एडवर्ड भी यहाँ आने वाला होगा, चलो हमें ऊपर चलना चाहिए, ऊपर जेनी और एनी भी अकेली होंगी, रॉबिन ने कहा और लीना को जबरदस्ती ऊपर ले गया। वो दोनों ऊपर पहुँचे ही थे कि तभी दरवाजे की बेल बज गई। लगता है वो आ गया है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ, रॉबिन ने लीना से कहा और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। बाहर एडवर्ड ही था। आप एडवर्ड है ना, आइए अंदर आ जाइए, रॉबिन ने कहा तो एडवर्ड अंदर आ गया। उसके साथ एक लड़की और थी। हेलो एवरीवन, मैं एडवर्ड और ये मेरी साथी लीजा है। एडवर्ड ने अंदर आकर सबसे कहा, शीला तुम्हें पता है कि क्या करना है, एडवर्ड ने कहा तो शीला ने अपनी गर्दन हिलाई और उस हॉल में जगह जगह पर क्रॉस लगा दिए और एक शीशे में कुछ जल था, उसे हर कोने में छिड़क दिया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं, रॉबिन ने पूछा। आपकी और अपनी सुरक्षा का इंतजाम, हम यहाँ आ गए हैं तो यहाँ रहने वाली आत्मा कभी नहीं चाहेगी हम आप लोगों की मदद करें, एडवर्ड ने जवाब दिया। मेरा बेटा जेम्स नीचे बेसमेंट में है, ये कहकर लीना रोती हुई फर्श पर बैठ गई। ये सब सुनकर एडवर्ड ने रॉबिन की तरफ देखा तो रॉबिन ने उसे कल की सारी घटना सुना दी। क्या मैं वो बेसमेंट देख सकता हूँ, एडवर्ड ने पूछा। जी बिल्कुल, रॉबिन ने कहा और उन्हें अपनी साथ बेसमेंट में ले गया। एडवर्ड ने अपने गले में से क्रॉस का लॉकेट उतार लिया था और बुदबुदाता हुआ जा रहा था। रॉबिन एडवर्ड को उस बेसमेंट के दीवार के पास ले गया। यही वो दीवार है जहाँ से जेम्स दीवार में चला गया था। मैंने इस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दीवार इतनी कमजोर होने के बावजूद टूटी नहीं है, रॉबिन ने परेशान होकर कहा। एडवर्ड बुदबुदाता हुआ उस दीवार के पास पहुंच गया और उसने जैसे ही उस दीवार पर हाथ रखा वैसे ही उसे तेज झटका लगा और वो दीवार से कुछ दूर जा गिरा। एडवर्ड तुम ठीक तो हो ना, रॉबिन ने एडवर्ड के पास आकर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो सब इसी वजह से हो रहा है। इस दीवार के पीछे जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत ही बुरा है, चलिए हम वापस ऊपर चलते हैं, एडवर्ड ने कहा। ठीक है आइए चलिए यहाँ से, रॉबिन ने कहा। एडवर्ड की नजर उसी कपड़े से ढकी हुई मूर्ति पर पड़ी जो उसे ही घूर रही थी। एडवर्ड फिर जल्दी से ऊपर बढ़ गया। वो दोनों वापस ऊपर आ गए। जो कुछ भी है वो सब उस दीवार के पीछे छुपा हुआ है। आप लोग बस इतना जान लो कि यहाँ सिर्फ एक ही आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्मा हैं। मैं कुछ मंत्रों से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करूँगा, इसलिए बेसमेंट का दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। आज की रात सबके लिए बहुत भारी होगी, इसलिए कोई भी इस हॉल से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, एडवर्ड ने समझाते हुए कहा। शीला ने एक बक्से से लकड़ी का बुरादा निकाल लिया और उस हॉल के कमरे के चारों तरफ बिखेर दिया। ये बहुत शक्तिशाली लकड़ी का बारूदा है, कोई भी इसके बाहर नहीं जाएगा। वो आत्मा कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी तुम लोगों को इस घर से बाहर निकालने की, इसलिए अपनी आँख खुली रखना, एडवर्ड ने समझाते हुए कहा। एक बात और, ये आत्मा पहले लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर करती हैं। अगर आप लोग मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो तो ये जल्दी से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एडवर्ड ने कहा। शाम होते के साथ ही सब हॉल के कमरे में एक जगह बैठ गए। एडवर्ड एक गोल घेरा बनाकर उसके अंदर बैठा हुआ कुछ बुदबुदा रहा था और उस घेरे के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। घर में बहुत ज्यादा छुपा छुपाई थी और सभी की धड़कन बढ़ी हुई थी। लगता था जैसे कुछ होने वाला हो। तभी एनी उठ गई। एनी तुम कहाँ जा रही हो, लीना ने पूछा। मम्मी बस वहाँ से पानी पीकर आ रही हूँ, एनी ने कहा और हॉल के कोने में रखे टंकी से पानी लेने लगी। तभी उसे एक कमरे की ओट में खड़ा हुआ जेम्स दिखाई दिया। जेम्स तुम, एनी ने पूछा। दीदी मेरी मदद करो प्लीज, जेम्स ने कहा। एनी ने एक बार सबको देखा। जेम्स आओ मेरे पास आ जाओ, ये कहकर एनी हॉल में से ही जेम्स को हाथ देने लगी।
लेकिन जेम्स का हाथ उसके हाथ में नहीं आ रहा था। एनी ने और कोशिश की तो वो लड़खड़ाकर उस घेरे से बाहर जा गिरी। उसके गिरते के साथ ही वहाँ का फर्श टूट गया और वो चीखती हुई उस टूटे फर्श से नीचे जा गिरी। एनी, लीना चिल्लाई। एनी के गिरते के साथ ही वहाँ भूकंप सा आने लगा और वहाँ लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे होने शुरू हो गए। रॉबिन भागकर उस टूटे फर्श की तरफ बढ़ा और उसने वहाँ झांककर देखा तो वहाँ अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एनी, रॉबिन ने चिल्लाकर एनी को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो फर्श इतना चौड़ा नहीं था कि रॉबिन उसमें घुस पाता। वो उस लकड़ी के फर्श के बाकी तख्ते हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें हिला नहीं पाया। तुम जाओ लीना, जाकर एडवर्ड को उठाओ, मैं इतने इस फर्श को तोड़ने के लिए कुछ लाता हूँ। रॉबिन ये कहकर जल्दी से बाहर भाग गया। लीना तुरंत एडवर्ड की तरफ बढ़ गई, जो आंख बंद करके कुछ बुदबुदा रहा था। लीना जैसे ही एडवर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही लीजा ने लीना को रोक दिया। सर ने बोला था कि चाहे जो हो जाए, लेकिन उन्हें कोई नहीं उठाएगा। लीजा ने कहा, तुम देख नहीं रही हो, मेरी बेटी पता नहीं किस जगह गिर गई है, सारी चीज उल्टी फुल्टी हो गई है, और तुम कह रही हो कि इन्हें उठाया नहीं जाए। आखिर तुम लोग यहाँ मेरी मदद के लिए ही तो आए हो। लीना ने हल्के से गुस्से से कहा, हाँ तो हम मदद ही तो कर रहे हैं। अगर उन्हें उठा दिया तो ये आत्मा हम सभी पर हावी हो जाएंगी। लीजा ने समझाते हुए कहा, मेरी बेटी की जान खतरे में है, हमारी मदद करो। लीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लीजा ने कहा। इतने में बाहर से रॉबिन आ गया। उसके हाथ में एक कुदाल थी, वो उससे फर्श को तोड़ने लगा। लीना और लीजा वहाँ आ गई। शायद मैं इसके अंदर जा सकती हूँ, लीजा ने कहा। ठीक है तो मैं ये रस्सी पकड़ लेता हूँ और तुम नीचे पहुँचने की कोशिश करो, रॉबिन ने कहा। रॉबिन ने रस्सी पकड़ ली और लीजा नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लीजा रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे जा गिरी। लीजा, क्या तुम ठीक हो? रॉबिन ने चिल्लाकर कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, लीजा ने उठते हुए कहा। रॉबिन, लीजा और जेनी वहीं खड़े देखते रहे। एनी नीचे गिरकर थोड़ी देर के लिए होश खो बैठी थी। उसे जब होश आया तो उसने खुद को बेसमेंट में पाया। एनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मॉम, डैड, एनी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन शायद उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। बेसमेंट में एक तरफ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। एनी धीरे धीरे चलती हुई उधर पहुंच गई। वहां उसे जेम्स दिखाई दिया। जेम्स, एनी ने आवाज दी। एनी की आवाज देते ही जेम्स वहां से भाग गया। जेम्स, रुक जाओ। एनी जेम्स के पीछे भागी। तभी उसने देखा कोई आदमी सिर से पैर तक सफेद कपड़ा ओढ़े हुए अपने घुटनों के बल बैठा हुआ कुछ कर रहा है। एनी ने जब आगे बढ़कर देखा तो जेम्स फर्श पर पड़ा था और वो आदमी चाकू से जेम्स पर लगातार वार पर वार किए जा रहा था। एनी ये देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उस आदमी ने एनी की तरफ देखा। उसके चेहरे ढके होने के कारण एनी उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो आदमी उठ गया और उसके हाथ में वही चाकू था। एनी पीछे हटकर चिल्लाती हुई वहां से भागने लगी। ऊपर रॉबिन को एनी के चिल्लाने की हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज तो एनी की है, रॉबिन ने कहा। रॉबिन ये कहकर इधर उधर भागकर आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उसे दोबारा एनी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज जरूर बेसमेंट से आ रही है। रॉबिन ये कहकर बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे लीना और जेनी भी बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ी। एनी चिल्लाती हुई जा रही थी। तभी वो किसी से टकरा गई। ये लीजा थी। एनी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? लीजा ने पूछा। वो पीछे। एनी घबराहट की वजह से अपने शब्द पूरे नहीं कर पाई। लीजा ने उधर की तरफ देखा जहां पर एनी इशारा कर रही थी और उसने देखा कि एक आदमी हाथ में चाकू लिए उन्हीं की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। चलो जल्दी सीढ़ियों की तरफ, लीजा ने एनी से कहा और वो दोनों भागते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी।
लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेसमेंट से बाहर निकलने का दरवाजा लॉक था। उधर बाहर की तरफ से रॉबिन दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगा हुआ था। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? रॉबिन ने बहुत परिश्रम करते हुए कहा और उस दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगा। एडवर्ड अपनी आंख बंद किए हुए वहाँ मंत्र बुदबुदाता रहा। उसने एक हाथ में क्रॉस का लॉकेट पकड़ रखा था। तभी उसके चारों तरफ रखी हुई मोमबत्तियां बुझ गई और एडवर्ड की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये अच्छा नहीं हुआ, एडवर्ड ने कहा। तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी तो एक औरत उसके सिर के ऊपर फंदे से लटकी हुई थी। एडवर्ड की आंख उसे देखकर फैल गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन खट की आवाज से वो रस्सी टूट गई और वो औरत एडवर्ड के ऊपर आ गिरी। एडवर्ड का लॉकेट उसके हाथ से छूट गया। उस औरत ने अपनी आंख खोल दी और वो औरत फिर एडवर्ड के गला दबाने लगी। एडवर्ड खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उस औरत के हाथों का फंदा एडवर्ड के गले पर कसता जा रहा था। आखिर में एडवर्ड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत के हाथों से अपना गला छुड़वा लिया और उस औरत को पीछे ढकेल दिया। उसके बाद एडवर्ड अपने लॉकेट की तरफ भागा, लेकिन पीछे से एक फंदा उसके गले में आ फंसा और फिर एडवर्ड उस फंदे से लटक कर छटपटाने लगा। वो आदमी हाथ में चाकू लिए हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर बढ़ रहा था। दरवाजा खोलो, लीजा ने चिल्लाकर कहा। रॉबिन अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मार रहा था। तभी एक झटके से दरवाजा खुल गया और उन लोगों ने लीसा और एनी को बाहर खींच लिया और फिर रॉबिन ने जल्दी से उस दरवाजे को वापस बंद कर दिया। दरवाजे पर कुछ देर तक तेज आवाज होती रही और फिर सब शांत हो गया। वो लोग फिर वापस हॉल की तरफ भागे। हॉल में पहुंचने पर रॉबिन ने देखा कि एडवर्ड फंदे से लटका हुआ झूल रहा है। एडवर्ड! रॉबिन चिल्लाता हुआ एडवर्ड के पास आ गया और उसके पैरों को पकड़कर सहारा देने लगा। जल्दी से एडवर्ड की रस्सी तोड़ो, रॉबिन ने कहा। लीजा ने जल्दी से मेज पर रखे चाकू उठा लिया और कुर्सी पर चढ़कर एडवर्ड की रस्सी काटने लगी। रॉबिन ने एडवर्ड को चेक किया। हल्की सी नब्ज चल रही है। ये कहकर रॉबिन एडवर्ड के सीने पर हाथ से दबाकर उसे सांस देने लगा। कुछ ही देर में एडवर्ड खांसता हुआ होश में आ गया। तुम ठीक तो हो ना? रॉबिन ने पूछा। हाँ, बेहतर हूँ, एडवर्ड ने हाँफते हुए कहा। एडवर्ड ने जल्दी से अपना लॉकेट उठा लिया। तभी एक तेज हवा के साथ वो बेसमेंट का दरवाजा टूट गया और वो आदमी चाकू लेकर बाहर आ गया। तुम सब पीछे हट जाओ, एडवर्ड ने कहा और आगे बढ़कर वो लॉकेट उस आदमी के माथे से छुआ दिया और वो आदमी चिल्लाता हुआ वापस बेसमेंट की तरफ भाग गया। एडवर्ड जल्दी से उस कमरे की तरफ पहुंच गया जहां से बेसमेंट का रास्ता जाता था और उसे अच्छे से बंद कर दिया और एक क्रॉस उस कमरे के दरवाजे पर लगा दिया और फिर वापस आ गया। ये कौन था? रॉबिन ने पूछा। सब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, एडवर्ड ने कहा। लीजा, अगर मैं कल शाम तक वापस नहीं आया तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। सावधान रहना, एडवर्ड ने लीजा से कहा और फिर वहाँ से तेजी से निकल गया। एडवर्ड की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। एडवर्ड ने उसकी डिग्गी खोली और फिर उसमें रखे सामान में कुछ देखने लगा। मैंने जो सोचा था वही हुआ। वो मूर्ति यहाँ नहीं है। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? एडवर्ड ने परेशान होकर कहा और फिर कुछ सोचकर गाड़ी में बैठकर सामने दिख रहे एक छोटी पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुबह होते होते एडवर्ड उस पहाड़ के पास पहुंच गया। वहां एक पुराने घर का खंडर था। एडवर्ड ने उस घर के पास ही अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर उस खंडर के अंदर घुस गया। उस खंडर में बहुत ज्यादा अंधेरा था। एडवर्ड टॉर्च की रोशनी से उसके अंदर देखने लगा। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके सामने से कोई दौड़कर गया हो। एडवर्ड उसके पीछे पीछे उसी तरफ हो लिया। उसके सामने ही एक कमरा था। एडवर्ड ने उसका दरवाजा खोलना चाहा तो वो दरवाजा जंग की वजह से खुल नहीं पा रहा था। एडवर्ड ने अपना पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को खोला और जब वो उसके अंदर आया तो वहाँ बहुत सारी आदमकद मूर्ति लगी हुई थी।
अब ये क्या है, एडवर्ड ने खुद से कहा और फिर एक मूर्ति के पास आकर उसे देखने लगा। तभी उस मूर्ति की गर्दन कट की आवाज से नीचे लटक गई। एडवर्ड ये देखकर घबराकर पीछे हट गया। उसने अपना लॉकेट अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। एक एक करके उन सभी मूर्तियों की गर्दन टूटकर नीचे गिर गई, लेकिन उसमें एक मूर्ति अभी भी ऐसी की ऐसी ही खड़ी थी। एडवर्ड धीरे धीरे उस मूर्ति की तरफ बढ़ने लगा और वो जैसे ही उसके पास आया, वो मूर्ति भी एक झटके के साथ टूटकर फर्श पर बिखर गई। तभी उस कमरे का दरवाजा एक झटके के साथ बंद हो गया। एडवर्ड भागकर उस दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की तो देखा कि वो दरवाजा कसकर बंद था। तभी एडवर्ड को अपने पीछे से आहट सी सुनाई दी। एडवर्ड ने पलटकर देखा तो उन मूर्तियों की जगह सिर से पैर तक सफेद चादर ओढ़े बहुत सारे लोग खड़े थे। एडवर्ड ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने अपने लॉकेट देखा, उसके हाथ में वो लॉकेट नहीं था। वो सभी धीरे धीरे एडवर्ड की तरफ बढ़ने लगे। एडवर्ड फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। कोई है, मेरी मदद करो, एडवर्ड ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसकी वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं था। रॉबिन और बाकी के सब लोग वहीं हॉल में बैठे हुए थे। रॉबिन ने अपना मोबाइल देखा तो उसमें नेटवर्क गायब थे। अब तो यहाँ पर नेटवर्क भी जा चुके हैं, रॉबिन ने जूझते हुए कहा। तभी बाहर बादलों की गरजने की बहुत तेज आवाज हुई। लीजा ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर बहुत गहरा बादल दिखाई पड़ रहा था। लगता है कि तूफान आने वाला है, लीजा ने वापस खिड़की बंद करते हुए कहा। लीजा का अंदाजा सही निकला। थोड़ी ही देर में उस घर की सारी खिड़की दरवाजे तेजी से बजने लगी। तूफान बहुत तेज था। एनी और जेनी दोनों लीना से लगकर बैठे हुए थे। लाइट भी जा चुकी थी और वहाँ अंधेरा छा गया था। मॉम, एनी घबरा गई थी। लीजा ने टॉर्च जला ली थी और वो रोशनी के लिए माचिस और मोमबत्ती देखने लगी। रुको, मैं इन्वर्टर ऑन करके आता हूँ, रॉबिन ने कहा और पास के ही कमरे में जाकर इन्वर्टर ऑन कर दिया। इन्वर्टर ऑन करते ही सब तरफ रोशनी हो गई। रॉबिन इन्वर्टर ऑन करके पलटा ही था कि धीरे धीरे करके लाइट फिर से बंद हो गई। अब इस इन्वर्टर को क्या हो गया, रॉबिन ने जूझते हुए कहा और फिर से इन्वर्टर को ऑन करने लगा। इस बार रोशनी हो जाने के कुछ देर बाद तक रॉबिन वहीं खड़ा रहा और फिर वापस मुड़कर हॉल में आ गया। वो तूफान अभी भी बाहर चल रहा था। एनी बेटा, अब घबराने की बात नहीं है, देखो रोशनी हो चुकी है, रॉबिन ने एनी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसके पीछे वाली खिड़की एक तेज आवाज करती हुई खुल गई। रॉबिन उस खिड़की को बंद करने के लिए बढ़ा और खिड़की को बंद करने लगा। तभी उसके सामने एक औरत अचानक से फंदे से लटकी हुई सामने आ गई। रॉबिन उसे देखकर घबराकर पीछे हट गया। उसके सामने ही उस औरत का फंदा टूट गया और वो खिड़की पर आ गिरी। उसके गिरते के साथ ही सारी लाइट फिर से बुझ गई और वहाँ अंधेरा छा गया। जल्दी जल्दी से लाइट जलाओ, रॉबिन ने वापस पीछे आते हुए कहा। वो भागकर खिड़की से दूर हो जाना चाहता था कि इतने में ही उसके पैर लड़खड़ाए और वो फर्श पर जा गिरा। रॉबिन जैसे तैसे उठा और उसने उठकर देखा तो वो एक कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं यहाँ पर कैसे आ गया, रॉबिन ने घबराते हुए कहा। रॉबिन ने दूर दूर तक जहाँ भी देखा वहाँ सब तरफ कब्र ही कब्र थी। तभी उसके कान में किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। रॉबिन ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो रोने की आवाज फिर से सुनाई दी और रॉबिन ने अपने पास देखा तो उसके पास ही एक औरत बैठकर रो रही थी। उसने अपना चेहरा एक जाली से ढक रखा था। रॉबिन उसे देखकर घबराकर पीछे हट गया। वो औरत रोती रही और फिर अचानक चुप हो गई। कौन हो तुम, रॉबिन ने हिम्मत करके पूछा। उस औरत ने रॉबिन की तरफ गर्दन घुमाई। तुम मरोगे, जरूर मरोगे, उस औरत ने रॉबिन से कहा और फिर जल्दी से उठकर पास वाले पेड़ पर चढ़ गई और थोड़ी ही देर में वो औरत फंदे से लटकी हुई थी। रॉबिन उसे देखकर चीखने लगा और उसने साथ ही अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी ही देर में जब उसने अपनी आंख खोली तो वो उसी इन्वर्टर वाले कमरे में खड़ा था। उसका सारा बदन पसीने से भीगा हुआ था। मैं क्या सपना देख रहा था, रॉबिन ने खुद से कहा और फिर अंदर चला गया। अंदर आकर वो सोफे पर बैठकर उसके बारे में ही सोचने लगा।
तभी उसकी नजर अपने पैर पर पड़ी जिन पर मिट्टी लगी थी। मिट्टी? ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं, यह कहकर रॉबिन सोच में पड़ गया। उधर वो सभी एडवर्ड की तरफ बढ़ते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गए थे। ईश्वर मेरी मदद करो, एडवर्ड ने ऊपर हाथ करके कहा। ये कहते के साथ ही वो सभी पलक झपकते ही पीछे हटकर मूर्ति में बदल गए। एडवर्ड ने देखा तो ऊपर उसके हाथ के पास ही वो लॉकेट लटका हुआ था। एडवर्ड ने जल्दी से वो लॉकेट उतार लिया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उस कमरे को खोलने लगा। इस बार वो कमरा जल्दी से खुल गया। मुझे अब वापस उन लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, एडवर्ड ने कहा और उस खंडर से बाहर निकलने लगा कि तभी एक पुरानी सी डायरी उसके पास आकर गिरी। एडवर्ड ने उस डायरी को उठा लिया और बाहर निकल गया। जब वो बाहर आया तो बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। एडवर्ड ने वहीं रुककर इंतजार करना ठीक समझा और फिर एक कोर्ट में बैठकर उस डायरी को पढ़ने लगा। जैसे जैसे एडवर्ड डायरी पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसको सब समझ में आता जा रहा था। उधर सब हॉल के कमरे में ही बैठे हुए एडवर्ड का इंतजार कर रहे थे। तभी बेसमेंट के दरवाजे पर बहुत तेज आहट हुई। ऐसा लगता था कि कोई उस बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ देना चाहता हो। लीजा ने ये देखकर क्रॉस हाथ में लेकर कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। लीजा बुदबुदाती रही और फिर वो आवाज आनी बंद हो गई। लीजा ने अपना बुदबुदाना बंद कर दिया और फिर उधर की तरफ ही देखने लगी। तभी तेज हवा के साथ उस बेसमेंट का दरवाजा टूटकर बाहर आ गिरा। ये देखकर सब बहुत ज्यादा घबरा गए और बच्चों की तो चीखें निकल गई। सब ठीक है, सब ठीक है, लीना ये कहकर बच्चों को दिलासा देने लगी। तभी बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। शायद एडवर्ड सर आ गए हैं, तुम सब यही रहना, लीजा ये कहकर बाहर दरवाजे पर पहुंच गई। लीजा ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लीजा वापस मुड़ी तो उसके सामने वही मूर्ति खड़ी थी। लीजा चौंककर उस मूर्ति को देखने लगी। तभी एक कट की आवाज से उस मूर्ति की गर्दन एक तरफ झुक गई और लीजा ने क्रॉस अपने हाथ में कसकर पकड़कर कुछ बुदबुदाने लगी। तभी उसके चेहरे पर कुछ गिरा। लीजा ने हाथ से पोंछकर देखा तो वो खून था। लीजा ने घबराकर ऊपर देखा और उसे ऊपर ही किसी ने खींच लिया। लीजा की चीख भी नहीं निकल पाई। अंदर चारों एक तरफ सिकुड़े हुए बैठे थे। तभी लीना के बाल पीछे से हल्के हल्के उड़ने लगे। मॉम, ये आपके बाल क्यों उड़ रहे हैं? जैनी ने लीना को देखते हुए कहा। मेरे बाल उड़ रहे हैं? लीना ने हैरानी से पूछा और फिर अपने बाल देखने लगी। मॉम, डैड, एनी ने घबराते हुए उस तरफ इशारा किया जहाँ से वो फर्श टूट गया था। उधर से एक हाथ ऊपर आ रहा था और तभी वहाँ से एक रस्सी आई और सीधा लीना के गले में आकर पड़ी और लीना खींचती हुई उसके अंदर चली गई। लीना, रॉबिन चिल्लाता हुआ उस टूटे हुए फर्श के पास आया और फिर चिल्लाकर लीना को आवाज देने लगा। वो जरूर वो बेसमेंट में ही गई होगी। आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। रॉबिन ये कहकर अपनी गन लेकर बेसमेंट की तरफ भागता हुआ चला गया। एनी और जेनी वहीं उस टूटे हुए फर्श के पास बैठकर अपनी मोम को आवाज देने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पलटकर देखा तो वही मूर्ति उनके पीछे खड़ी थी। ये मूर्ति यहाँ कैसे आई? जेनी ने घबराते हुए कहा कि तभी उस मूर्ति ने उन दोनों को भी धक्का दे दिया और वो दोनों भी उसी टूटे हुए फर्श से नीचे जा गिरी। एडवर्ड जब घर के अंदर आया तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। घर के सारे लोग कहाँ गए? एडवर्ड ने कहा और फिर कुछ सोचकर वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ा। बेसमेंट में आकर उसने देखा तो वो चारों उस दीवार से लटके हुए छटपटा रहे थे। एडवर्ड भागकर उनके पास आ गया और एक एक करके उनकी रस्सी खोलने लगा। तभी उसके पास वो दोनों सफेद चादर ओढ़े हुए आकर खड़े हुए। एडवर्ड, अपने पीछे देखो, रॉबिन ने चिल्लाकर कहा। एडवर्ड ने पलटकर देखा और अपना लॉकेट आगे कर दिया। वो दोनों तुरंत वहाँ से गायब हो गए। एडवर्ड ने जल्दी से उन लोगों को उतार लिया। एडवर्ड, हमें बताओ कि आखिर इन सब से हमारा पीछा कब छूटेगा? रॉबिन ने परेशान होकर कहा। इस घर पर जो श्राप है वो इसी दीवार के पीछे से शुरू हुआ है, एडवर्ड ने कहा। लेकिन ये दीवार तो टूटती ही नहीं, लीना ने कहा। अब टूटेगी क्योंकि अब हमें वजह का पता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था, एडवर्ड ने कहा और फिर उस दीवार के पास आ गया। लीना, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, हमारी मदद करो, एडवर्ड ने उस दीवार के पास आकर कहा
और उसके ये कहते ही उस दीवार में दरार पड़नी शुरू हो गई। एडवर्ड ने पास ही पड़ी कुदार उठा ली। तोड़ डालो इसे। एडवर्ड ने कुदार रॉबिन को पकड़ाते हुए कहा। रॉबिन ने कुदार लेकर उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। ये जो तुम्हें सफेद लिबास जोड़े हुए दो साए दिखते थे, वो दोनों किसी जमाने में कब्र चोर थे जो कब्रिस्तान में कब्र खोदकर उनके कीमती सामान चुरा लेते थे। उस वक्त ये इसी तरह का सफेद लिबास जोड़कर करते थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। इस दीवार के पीछे एक जगह है जो सीधा कब्रिस्तान तक ले जाती है। ये दोनों उसी जगह का इस्तेमाल कब्रिस्तान में जाने आने के लिए करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो दोनों तो जान से गए ही, लेकिन उनके साथ साथ ये जगह हमारे लिए शापित बनकर रह गई। एडवर्ड ने बताया। ऐसी क्या बात हुई थी? लीना ने पूछा। एक दिन जब इन दोनों ने एक कब्र खोदी तो उसमें एक औरत थी, लेकिन वो औरत मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी, जिसके पति ने जानबूझकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मरा हुआ दिखाकर जिंदा दफन करवा दिया था। जब ये लोग उसके जेवर लूट रहे थे तो तभी उस औरत को होश आ गया और इन दोनों ने उसे इस जगह लाकर रस्सी से लटकाकर मार डाला। एडवर्ड ने बताया। ओ माय गॉड, वैसे आपको ये बात कैसे पता चली? लीना ने पूछा। मैं जब यहाँ से गया था तो मैं इसी बारे में जानने के लिए कहीं गया हुआ था और वहाँ मेरे हाथ एक डायरी लगी और उससे ही मैं ये सब जान पाया, एडवर्ड ने बताया। तभी एडवर्ड को लीजा के बारे में ध्यान आया। वैसे तुम्हें पता है कि लीजा कहाँ है? एडवर्ड ने पूछा। वो आपको ही देखने के लिए बाहर गई थी, लीना ने बताया। एडवर्ड फिर कुछ सोचकर अफसोस में डूब गया। रॉबिन उस दरवाजे को तोड़ने में लगा हुआ था और फिर एक तेज आवाज के साथ वो दीवार भरभराकर टूट गई और अंदर से एक भयानक बदबू पूरे बेसमेंट में फैल गई। उन लोगों ने अंदर देखा तो वहाँ कुछ ताबूत और कुछ कंकाल यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। आपने जो कुछ भी बताया था वो सब सच ही लग रहा है, लीना ने कहा। सब यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ उस औरत की लाश के अवशेष भी जरूर होंगे, एडवर्ड ने कहा। लीना सब तरफ देख रही थी, फिर वो कुछ आगे जाकर देखने लगी। तभी कहीं से एक कंकाल रस्सी से लहराता हुआ आया और लीना के ऊपर आ गिरा और लीना जोर जोर से चिल्लाने लगी। रॉबिन और एडवर्ड दोनों भागकर उसके पास आए और उस कंकाल को लीना के ऊपर से हटाने लगे। लीना, कुछ नहीं हुआ, ये बस एक कंकाल है, रॉबिन ने लीना को तसल्ली देते हुए कहा। लीना बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। एडवर्ड उस कंकाल को गौर से देखने लगा। वो रस्सी उस कंकाल के गले में कसकर बंधी हुई थी। यही तो है वो उस औरत का कंकाल, यही है। चलो आओ, हमें इसे पूरे तौर तरीके से दफनाना होगा। शायद इसी के बाद उसे मुक्ति मिलेगी और ये घर सांप से मुक्त हो पाएगा, एडवर्ड ने कहा। यहाँ पर जरूर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से हम कब्रिस्तान में जा सकते हैं, हमें वो जगह तलाशनी होगी, एडवर्ड ने कहा। तभी एडवर्ड की नजर सामने एक जगह पर पड़ी जहाँ पर घनी घास उगी हुई थी। एडवर्ड उधर ही चला गया। यही है वो जगह जहाँ से वो दोनों कब्रिस्तान में आते जाते होंगे, एडवर्ड ने कहा। तो अब हमारे पास सब है, तो अब आगे क्या करना है? रॉबिन ने पूछा। इसे दफनाने की तैयारी करनी है, चलो ऊपर चलकर इसकी तैयारी करते हैं, एडवर्ड ने कहा। और ये कंकाल क्या यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा? लीना ने पूछा। मैंने इसका इंतजाम कर दिया है, इसे कोई नहीं छू सकता, एडवर्ड ने कहा। फिर सब बेसमेंट से बाहर आ गए। एडवर्ड और रॉबिन ने सारी तैयारी कर ली। दोनों फिर बेसमेंट में जाने की तैयारी करने लगे। लीना, तुम बच्चों के साथ ही यही हॉल में रहना और सावधान रहना, रॉबिन ने कहा। फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कुछ भी कहेगी क्योंकि उनकी नजर हम दोनों पर होगी, एडवर्ड ने कहा। रॉबिन, तुम भी अपना ख्याल रखना, लीना ने कहा। रॉबिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर एडवर्ड और रॉबिन वापस बेसमेंट में आ गए। उन्होंने फिर वो कब्रिस्तान में जाने वाला रास्ता साफ किया और वहाँ से उस कंकाल को लेकर उस कब्रिस्तान में आ गए। रॉबिन ने उस कब्रिस्तान को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कब्रिस्तान बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने उस दिन देखा था। रॉबिन, आओ इधर, एडवर्ड ने इशारा करते हुए कहा। रॉबिन उधर ही पहुंच गया। ये जगह सही है, इस जगह पर हमें इस कंकाल को दफन करना होगा, एडवर्ड ने कहा।
रॉबिन ने वो जगह खोदनी शुरू कर दी। एडवर्ड ने अपनी डायरी निकाल ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। रॉबिन ने वो गड्ढा पूरी तरह से खोद डाला और फिर वो कंकाल उसमें दफना दिया। एलिना, ईश्वर की आज्ञा से मैं तुम्हें इस कंकाल से जाने का हुक्म देता हूँ, एडवर्ड ने कहा और फिर पवित्र जल की कुछ बूंद उस कंकाल पर छिड़क दी। रॉबिन फिर वापस उस पर मिट्टी डालने लगा। हॉल में लीना, एनी और जेनी के साथ एक जगह सिमटी हुई बैठी थी। कहीं भी जरा सी आहट होती तो वो सब घबरा जाते थे। तभी लाइट धीरे धीरे कर बुझ गई। वो सभी बहुत ज्यादा घबरा उठे। वहाँ पर फिर धीमी धीमी रोशनी होने लगी। लीना ने देखा तो उन तीनों के चारों तरफ मोमबत्तियां जलनी शुरू हो गई और उसने देखा कि उसके चारों तरफ गोल घेरा खींचना शुरू हो गया। लीना घबराकर ये सब देखने लगी। तभी सामने से उसे औरत आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके साथ वो चादर ओढ़े हुए दोनों भी थे। लीना की ये सब देखकर आंख फूट गई। लीना ने बच्चों के साथ वहाँ से उठना चाहा, लेकिन वो अपने आप को हिला पाने में भी सफल ना हो सकी। वो औरत घेरे के पास आकर बैठ गई और उसने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कौन हो तुम हम लोगों से क्या चाहती हो? लीना ने पूछा। तुम तीनों की जान, मुझे बस 3 बलि चाहिए और फिर शैतान की हुकूमत इस धरती पर होगी, उस औरत ने कहा। ये सुनकर लीना के रोंगटे खड़े हो गए। एडवर्ड को अभी भी बहुत अजीब लग रहा था। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे उसे लगे कि कोई उन्हें इन सब से रोकना चाहता हो। रॉबिन ने अपना काम पूरा कर दिया था। तभी उसे वो पेड़ दिखाई दिया जो उसने उस दिन देखा था। रॉबिन उसी तरफ बढ़ गया। रॉबिन, कहाँ जा रहे हो? एडवर्ड ने पूछा। रॉबिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो एडवर्ड भी उसके पीछे हो लिया। रॉबिन उस पेड़ के पास पहुंच गया। वहाँ एक कब्र थी। पीछे से एडवर्ड भी वहाँ आ गया। मैंने ये जगह एक सपने में देखी थी। मैं अभी तक ये नहीं कह सकता कि वो सच में एक सपना था या हकीकत, लेकिन ये जगह बिल्कुल वैसी है, रॉबिन ने हैरान होते हुए बताया। एडवर्ड उस कब्र पर लगे हुए पत्थर पर नाम पढ़ने लगा। एलिना, एडवर्ड ने पढ़ा। अगर एलिना की कब्र है तो फिर वो कंकाल किसका था? रॉबिन ने पूछा। रॉबिन की बात सुनकर एडवर्ड भी सोच में पड़ गया। एडवर्ड फिर उस पेड़ के पास आ गया। रॉबिन, मुझे जरा यहाँ थोड़ी रोशनी दिखाना, एडवर्ड ने कहा। रॉबिन उसे टॉर्च से रोशनी दिखाने लगा। एडवर्ड ने उस पेड़ को गौर से देखा। उस पेड़ के तने पर कुछ काला जादू हुआ था। काला जादू? एडवर्ड उसे देखकर बुदबुदाया। चलो, हमें जल्दी घर पर पहुंचना होगा, उसने हमें धोखा दिया है, एडवर्ड ने कहा। दोनों भागते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। उस औरत के हाथ में एक चाकू आ गया। तुम चाहो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्चियों को छोड़ दो, लीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चाकू लेकर लीना की तरफ बढ़ने लगी। लीना ने बच्चों के साथ उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन एक चाकू पीछे से आया और लीना की कमर में गड़ गया और लीना एक जोर की चीख मारकर वहीं गिर पड़ी और उसका खून तेजी से फर्श पर फैलने लगा और जहां जहां उसका खून फैल रहा था वो हर जगह काली पड़ने लगी थी। मॉम, उठिए प्लीज, एनी और जेनी लीना को हिलाने लगी। उस औरत ने हल्के से इशारा किया और एनी और जेनी भी वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। एडवर्ड और रॉबिन बेसमेंट में पहुंचकर तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुंचे, एक तेज आवाज के साथ वो दरवाजा बंद हो गया। लीना दरवाजा खोलो, रॉबिन ने दरवाजा पीटते हुए कहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एडवर्ड, लीना और बच्चे जरूर खतरे में हैं, कुछ करो एडवर्ड, रॉबिन ने घबराते हुए कहा। एडवर्ड कुछ सोचने लगा। हमें कब्रिस्तान के रास्ते से घर में घुसना चाहिए, रॉबिन ने कहा। नहीं, एक और तरीका है, चलो आओ मेरे साथ, एडवर्ड ने कहा। एडवर्ड जल्दी से रॉबिन को अपने साथ ले गया। वो दोनों जल्दी से ऊपर पहुंच गए जहां पर वो फर्श टूटा हुआ था। ये तो काफी ऊंची जगह है, हम इस पर से कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं? रॉबिन ने पूछा। तुम मुझे सहारा दो, पहले मैं इस पर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, एडवर्ड ने कहा। रॉबिन एडवर्ड को सहारा देने लगा और एडवर्ड जैसे तैसे ऊपर चढ़ गया।
एडवर्ड वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। लीना और बाकी दोनों बच्चे ऊपर लटके हुए थे और एक औरत बीच घेरे में गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। तो मेरा शक सही था, एडवर्ड ने खुद से कहा और वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। रॉबिन नीचे ही खड़ा हुआ था। एडवर्ड, मुझे भी ऊपर आने में मदद करो, रॉबिन ने नीचे से आवाज दी। तभी रॉबिन को एहसास हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। रॉबिन ने सिर घुमाकर देखा तो लबादे ओढ़े एक आदमी उसके पास खड़ा था। इससे पहले कि रॉबिन कुछ समझ पाता कि उस आदमी ने चाकू लिया और रॉबिन के ऊपर झपट पड़ा। रॉबिन बचना चाहा, लेकिन फिर भी वो चाकू उसके कंधे में जा गड़ा और रॉबिन को फिर से कोई होश न रहा। एडवर्ड ने अपना लॉकेट अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और फिर तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक फंदा आया और उसके गले में पड़ा और एडवर्ड घसीटता हुआ पीछे चला गया। किसी ने उस फंदे को कसकर पकड़ रखा था और एडवर्ड चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। वो औरत फिर उठ गई और उस घेरे से बाहर चली गई और उसके बाहर जाते ही उस घेरे में आग लग गई और एक ही झटके में उस घर का फर्श टूट गया और वहां से लपटें उठने लगी। उन लपटों में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। एडवर्ड उसे चौंक कर देखने लगा। वो लपट लीना और बच्चों के पास पहुंचती जा रही थी, लेकिन एडवर्ड चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक वहां पर लीजा आ गई। तुम्हारा खेल खत्म, ये कहकर लीजा ने उस औरत के माथे पर लीजा ने आकर क्रॉस रख दिया। एली, ईश्वर की आज्ञा से मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने का हुक्म देती हूँ, लीजा ने कहा और उसके ये कहते के साथ ही उस औरत की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो लड़खड़ाती हुई उसी आग के घेरे में जा गिरी और वो आकृति गायब हो गई। उसके आग में गिरते के साथ ही एडवर्ड ने भी खुद को छुड़ा लिया और अपने लॉकेट से एक ही झटके में उस लबादे ओढ़े आदमी को जला डाला। एडवर्ड फिर भागकर लीजा के पास आ गया। थैंक गॉड तुम ठीक हो, एडवर्ड ने कहा। हमें लीना और बच्चों को उतारना चाहिए, लीजा ने कहा। एडवर्ड और लीजा ने कोशिश करके लीना और बच्चों को वहां से उतार लिया। ऐसा करते ही वो आग दोबारा भड़क उठी। रॉबिन कहाँ है, लीजा ने पूछा। ओ, मुझे याद आया, वो और मैं आखिरी बार बेसमेंट में थे। तुम इन सबको लेकर बाहर जाओ, मैं जाकर रॉबिन को देखता हूँ, एडवर्ड ने कहा और उस टूटे हुए फर्श के पास आ गया। रॉबिन, एडवर्ड ने उस टूटे हुए फर्श के पास जाकर आवाज दी, लेकिन उसे नीचे से आवाज नहीं आई। एडवर्ड फिर भागकर बेसमेंट की तरफ चला गया और जल्दी से वहाँ पर रॉबिन को देखने लगा, लेकिन रॉबिन वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। ये रॉबिन कहाँ गया, एडवर्ड ने सोचकर कहा। आग तेजी से पूरे घर को निकलने लगी थी। फर्श की लकड़ियां भी जल जल कर बेसमेंट में गिरने लगी और एडवर्ड उसे देखकर उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर निकल गया। एडवर्ड ने वहां आकर देखा तो रॉबिन उसी पेड़ से लटका हुआ था। वो भागकर वहां पहुंचा। एडवर्ड उसे उतारता कि उससे पहले ही रॉबिन की गर्दन ने एक झटका लिया और उसकी रस्सी टूट गई। वो बेजान होकर नीचे आ गिरा। एडवर्ड ने जल्दी से उसे चेक किया तो वो मर चुका था। एडवर्ड ने एक निराशा भरी सांस ली। नहीं, अब और नहीं, एडवर्ड ने कहा और कुछ मंत्र बुदबुदाकर अपना लॉकेट पेड़ की एक डाली से कसकर बांध दिया। एडवर्ड फिर धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। वो घर दूर से जलता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उसी से थोड़ा सा दूर लीजा बैठी हुई थी और उसी के पास दोनों बच्चे बैठे हुए थे। एडवर्ड भी उनके पास आकर बैठ गया। रॉबिन कहाँ है, लीजा ने एडवर्ड को देखकर पूछा। एडवर्ड ने एक बार बच्चे की तरफ देखा और फिर धीरे से नाम एक गर्दन हिला दी। लीना जिंदा है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। आई होप कि वो लोग जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे, लीजा ने बताया। एडवर्ड ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। वैसे तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम्हें उस औरत के बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया, एडवर्ड ने पूछा। मैं तुम्हें देखने के लिए दरवाजे पर आई थी और अचानक ही मुझे किसी ने ऊपर खींच लिया और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। मुझे वहाँ से ये सब पता चला।
ये औरत एली थी जो काला जादू करती थी। ये और इसके साथी कब्र से लाश को चुराकर उन पर काला जादू किया करते थे। और एक दिन ये तीनों पकड़े गए और एली को लोगों ने कब्रिस्तान के पेड़ से टांगकर फांसी के फंदे से लटकाकर मार डाला था। लेकिन उसका शरीर ही मरा था, आत्मा नहीं। इसलिए मरने के बाद भी उसने काम जारी रखा और उस शैतान को धरती पर लाने की कोशिश जारी रखी। लिज़ा ने बताया, लगता है कि वहाँ कोई ऐसा था जो हमारी मदद कर रहा था। लिज़ा ने थोड़ा रुककर कहा, खैर अब इस घर के जलने के साथ ही वो सब खत्म हो गए हैं। अगर तुम नहीं आती तो शायद वो शैतान अब तक हम सबको निगल गया होता। एडवर्ड ने कहा। वो लोग फिर उस घर को देखने लगे जो धू-धू करके जल रहा था। एक शापित घर जिसका वजूद उस आग में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।